जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, वो भी वेक्टर बोर्ड के ऊपर है। इससे प्रीवियस जो हमारे पास था वो भी वेक्टर बोर्ड के ही रिलेटेड था। तो वेक्टर बोर्ड के वजह से हमने जो पिछला एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने वेक्टर के अकॉर्डिंग उसके एडिशन के मेथड्स जो डिफरेंट थे पढ़े थे। इसमें ग्राफिकल मेथड, ट्रायंगल मैथमेटिकल मेथड एंड नेक्स्ट कंपोनेंट बेस्ड मेथड। तो यहाँ पर भी हम उस मेथड को जो कि हमने कंपोनेंट ऑफ एडिशन एडिशन मेथड के लिए कंपोनेंट बेस्ड मेथड पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हम उस तरह से ही अपने रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए अपने डिफरेंट वेक्टर्स को कंपोनेंट बेस्ड रिजॉल्व करेंगे। उनकी टेक्निक्स के लिए थोड़ा-सा इन चीज़ों को इंट्रोडक्टरीली लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को उसके कोर कंटेंट को पढ़ना आसान हो जाए और उसको सीखना आसान हो जाए। तो जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास कंटेंट है आगे, वो एक ये चीज़ है कि अगर आपने कहीं भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी करना है, वेक्टर को स्टडी करना है, तो उसके आपको नोन होना चाहिए कि आपके पास कौन-कौन सी ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिसको आप लेकर जो है अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं या किसी भी वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मोशन ऑफ टू डायमेंशनल बॉडी का अगर देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं वेक्टर अगर आपके पास आए क्वांटिटीज़, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर बेस के ऊपर है, नॉट अ स्केलर क्वांटिटीज़। अगर आप डिस्टेंस और स्पीड की बात करते हैं मोशन के लिए तो ये दीज़ आर द स्केलर क्वांटिटीज़, बट वी हैव दोज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ व्हिच वी कैन स्टडी इन आवर वेक्टर प्रोसीजर, ठीक है? जहाँ पर हमारे पास फ़ोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इनको जो डिनोट किया जा रहा है वो बोल्ड लेटर से डिनोट किया जा रहा है। अगर इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर के लिए लाज़िमन है कि उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाए, बट वो बोल्ड होने चाहिए या फिर उनके ऊपर एरो हेड होना चाहिए ताकि हमें अपनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से ये आइडेंटिफ़ाई हो सके कौन-सी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं या कौन-सी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम कहीं भी किसी भी वेक्टर को अपने कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करते हैं, तो हम 2 कंपोनेंट्स में उनको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है एक्स कंपोनेंट व्हिच इज़ नाउन एज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास है वाई कंपोनेंट व्हिच इज़ नाउन एज़ वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप इस बंदे की जो है वो मूवमेंट को देख रहे हैं, मोशन को किस तरह से वो बॉटल बॉल को जो है वो थ्रो कर रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, और उसकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू उसकी आप देख रहे हैं मूवमेंट। तो वो कर्व मूवमेंट के अलोंग द टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ अ मोशन शो कर रहा है या डायरेक्शन ऑफ अ क्वांटिटी शो कर रहा है। अब जब आप उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एरोज़ को आप आइडेंटिफ़ाई करके देखेंगे किस तरह से आपके पास जो है वो रेड लाइन से वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, बट जो आपके पास रेड लाइन है व्हिच शोइंग अ वर्टिकल कंपोनेंट्स, and the downward direction, each and every arrow which is shown being a downward direction is for the gravity which can be forced back the thrown ball from one hand to the another hand। तो उसको लाने के लिए आपको तमाम डायरेक्शन शो हो गई है कि किस तरह से हम किसी भी एक डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और साथ में ही उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। के साथ ये मोशन आपको थोड़ा-सा और मज़ीद एलैबोरेट हो रही है, जैसा अभी मैंने कहा कि अलोंग द टेंजेंट फॉर द कर्व मोशन और कर्व्ड लाइन ऑफ मोशन आप देखते हैं कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वो अलोंग द टेंजेंट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अब आपको यहाँ पर इस मोशन में अलोंग द टेंजेंट जो एरोज़ शो हो रहे हैं, दीज़ आर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, एंड उसके साथ में जो 2 एरोज़ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, दीज़ आर द perpendicular components known as vertical and horizontal components। ये एक आप जितने भी डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होगा वो एफ एक्स और एफ वाई से आइडेंटिफाई होगा। डिस्प्लेसमेंट है तो डी एक्स डी वाई, वेलोसिटी है तो वी एक्स वी वाई, एंड एक्सेलरेशन है तो ए एक्स ए वाई। इस तरह से आप अपने किसी भी वेक्टर के लिए उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं या उससे उसको डिनोट करते हैं। अब अगर आपके पास एक वेक्टर आता है और उस वेक्टर में आप देखते हैं 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
जब आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो उसके लिए आप उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपके जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है किसी भी वेक्टर के, वो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस आइडेंटिफाई होते हैं कि वो किस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपके वेक्टर की डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है। उसी वेक्टर क्वांटिटी की अगर आपने मैग्नीट्यूड्स को आइडेंटिफाई करना है तो फिर आप उस वेक्टर के अलोंग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसको आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें आप उसके तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू किसी भी साइड के लिए, किसी भी कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जरिए से आप मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करेंगे और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के जरिए से आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है। When you draw the component of the vector, जब आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो आप टेल टू हेड कनेक्शन मेंटेन रखते हैं। आप पहले उसके जो है वो किसी भी वेक्टर के टेल से एक कंपोनेंट का टेल ज्वाइन करते हैं और दूसरे उसके हेड से उसके दूसरे कंपोनेंट का हेड ज्वाइन करते हैं, ताकि उसके अंदर जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है वो एलोबरेट हो जाए और उसमें फिर आप जो है वो डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकें और कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई कर सकें। ये आपके पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपको ये बता रहा है कि एक फोर्स है 80 न्यूटन की इज अप्लाइड एट जेनिटर हैंडल ऑफ द मोब हेल्ड एट अ 40 डिग्री एंगल। ये आपके पास एक वेक्टर है जो कि फोर्स के लिए आइडेंटिफाई हो रहा है 80 न्यूटन का, जिसकी डायरेक्शन 40 एंगल के ऊपर है और विद द फ्लोर के साथ। व्हाट फोर्स इज पुशिंग द मोब, मोब के साथ वो कौन सी फोर्स है जो पुश कर रही है अक्रॉस द फ्लोर, फ्लोर के क्रॉस, फ्लोर के साथ साथ। जो फ्लोर के साथ साथ आपके पास होगी इट वुड बी अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टू द फ्लोर, फ्लोर की तरफ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास फोर्स होगी इट वुड बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट फॉर अ वेक्टर। जैसे आपके पास ये वेक्टर है उसकी आपको मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई कर रहा है 80 न्यूटन और साथ में उसकी डायरेक्शन बता रहा है 40 डिग्री के ऊपर। तो आपके लिए जो इसमें अननोन चीज है वो है इसके कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी लाई across the floor and y component, vertical component will be lie the move pushing downward on the floor, floor की तरफ toward the floor आप जो उसके ऊपर लगा रहे हैं वो फोर्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। अब ये एक ही फोर्स उसका जो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है वो है 80 न्यूटन। इसके अब दो कंपोनेंट्स आपके पास जो है वो अलोंग द फोर्स अलोंग द फ्लोर लगेगा और टुवर्ड द डाउनवर्ड फ्लोर आपके पास जो है वो वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट आइडेंटिफाई होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर किस तरह से आपने जो है उसको आइडेंटिफाई किया। ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है, तो यहाँ से ये सीधा बिल्कुल डाउनवर्ड टू द फ्लोर आपके पास उसका y कंपोनेंट है। ये अक्रॉस द फ्लोर आपके पास ये उसका x कंपोनेंट है और इस फ्लोर के साथ वो 40 का एंगल ड्रॉ कर रहा है आपका ये वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 80 न्यूटन। तो यहाँ से आप इसके जो है वो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स के लिए जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आ रही है या जो फंक्शन या फॉर्मूला जो डिराइव्ड हो रहा है इट इज एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा में आप वैल्यू पुट करेंगे उस एंगल, उस वेक्टर की डायरेक्शन की थीटा और एफ उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो आपके पास जो एफ एक्स की थ्रू कॉस थीटा जो वैल्यू आई है वो 61.9 न्यूटन। तो यहाँ जो फोर्स लग रही है वो 61.9 न्यूटन है अलोंग द एक्स कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट के लिहाज से जो फार्मूला आपके सामने आएगा वो है f sin थीटा एंड सेम हमारे पास जो डायरेक्शन के लिए थीटा एंगल यूज हो रहा है इट इज 40 डिग्री। तो 40 डिग्री को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके पास उसका y कंपोनेंट आ जाएगा 5.20। ये आपके दोनों कंपोनेंट्स आपके सामने आ गए इस न्यूमेरिकल के। ये एक और न्यूमेरिकल आपके सामने आता है जिसमें आपको एक एरोप्लेन है जो ट्रैवल कर रहा है 209 किलोमीटर स्ट्रेट कोर्स एट एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। बिल्कुल ही स्ट्रेट वो 22.5 डिग्री के एंगल के ऊपर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो वो ईस्ट में जा रहा है और लेकिन उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है और कितने एंगल के ऊपर है 22.5 डिग्री के ऊपर है। तो ये इसकी पहली डिस्प्लेसमेंट है कि ये D1 डिस्प्लेसमेंट तय करता है 2.209 किलोमीटर।
इसी के साथ फिर वो कहता है इट देन चेंज इट्स कोर्स बाय मूविंग 100 किलोमीटर नॉर्थ। फिर वो 100 किलोमीटर सीधा नॉर्थ की तरफ जाता है, स्ट्रेट बिल्कुल अलोंग द नॉर्थ। इसमें कोई एंगल आइडेंटिफाई नहीं है कि कितने एंगल के ऊपर वो चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन को, बस वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है सीधा। तो आपके पास उसका जो एंगल बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, इट वुड बी अ परपेंडिकुलर एंगल और अ 90 एंगल। रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, बिफोर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे जाने से पहले पहले वो एक चेंज लेता है, टर्न लेता है अलोंग द नॉर्थ की तरफ, जिसमें वो 100 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो ये दो किस्म की डिस्प्लेसमेंट आपके पास आती हैं, D1 एंड D2। कोई भी पर्सन इसमें क्या आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या आपको D1 और D2 में फर्क नजर आ रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स में? एनीवन? इसमें आपको जो फर्क नजर आ रहा है D1 और D2 में, एक कि D1 में आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ होंगे, आइदर इट्स अ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। लेकिन आप जब D2 की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल वो स्ट्रेट जा रहा है और अलोंग द नॉर्थ जा रहा है। तो इसमें आपके पास जो ईस्ट कंपोनेंट है या जो वेस्ट कंपोनेंट है, या जिसको हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वो जीरो होगा। और इसमें जो आपके पास कंपोनेंट ड्रॉ होगा, वाई कंपोनेंट, वो सेम वैल्यू रखेगा जो आपकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो इस तरह इसमें किसी भी फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको यूटिलाइज करते हुए इसके वाई कंपोनेंट को अलग से और एक्स कंपोनेंट को अलग से, क्योंकि यहाँ पर हमारे उसकी डायरेक्शन से ही ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है, क्योंकि वो 90 के एंगल के ऊपर है एट द फॉर द नॉर्थ। तो यहाँ पर जो उसका एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो आपके पास जीरो है, उसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जीरो है, लेकिन जो उसका वाई कंपोनेंट है वो आपकी वैल्यू क्या दे रहा है, 100 किलोमीटर की, सेम फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ये दोनों में फर्क आपके सामने नजर आएगा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने D1 जो है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसमें फॉर वैल्यूज यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पर इन्होंने जो जिस पे उन्होंने टर्न लिया था वो 22.9 डिग्री है। अब उसको 90 में से माइनस किया तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू आई है वो 67.5 डिग्री। अब इसमें सबसे जो बड़ा एंगल है उसको उसने, बड़ी साइड जो बड़ी डायरेक्शन, उसको उसने क्या कह दिया कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। और जो सबसे छोटी साइड है उसको उसने ये कह दिया कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो उसमें जो उसने एंगल आइडेंटिफाई किया वो 22 नहीं किया, 22.5 नहीं किया, उसने थीटा एंगल 67.5 डिग्री को दे दिया। क्यों 67.5 डिग्री हमारे पास वैल्यू आई? क्योंकि हमारे पास टोटल इंटरनल सम जो है वो ट्रायंगल का 180 के इक्वल है। उसमें से एक जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए 90 डिग्री का हो गया, तो बकाया दो जो है उनका सम 90 के बराबर होगा। उनमें से अगर एक को हम 90 से निकाल दें तो हमारे पास दूसरे के एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह 22.5 को माइनस कर दिया 90 डिग्री में से, तो वहां से हमें जो वैल्यू आई 67.5 डिग्री एट द एंगल। यहाँ पर आपके पास जो है वो cos थीटा की वैल्यू आपके पास 67.5 डिग्री आ गई। 67.5 डिग्री के लिए आप देख रहे हैं कि आपने वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, तो जो उसका x कंपोनेंट है इट वुड बी द D1 cos थीटा। और cos थीटा आपके पास जो cos 67.5 डिग्री की वैल्यू आ रही है विच इज 0.383। ये 0.383 वैल्यू आपके पास cos 67.5 डिग्री से आया। उसके बाद 2.09 इज द वैल्यू ऑफ D1 कंपोनेंट, जो अभी हमने पीछे देखा D1 वेक्टर, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की D1 वेक्टर की 209 किलोमीटर। वहां से आपके पास जो D1 का x कंपोनेंट आया वो 80 किलोमीटर के ऊपर है। 80 किलोमीटर उसका x कंपोनेंट आ गया। इसी तरह आप इसका y कंपोनेंट आइडेंटिफाई करेंगे साइन थीटा के जरिए से। जब आप साइन थीटा को भी सिमिलर थीटा की वैल्यू से रखेंगे 67.5 डिग्री, तो उसके लिहाज से जो आपके पास डी वाई कंपोनेंट आया वो 193 किलोमीटर आया। अब ये आपके पास इसका एक्स कंपोनेंट 80 किलोमीटर है और वाई कंपोनेंट इसका 193 किलोमीटर है। किस चीज का? जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 209 किलोमीटर है। यहाँ पर आप इसकी जो है वो ये रिजॉल्व कर दिया। अब आपके पास जो दूसरा वाला मेथड आप देख रहे हैं कि उसमें दूसरा जो आपके पास वेक्टर है D2 वाला, उसका सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है, उसका हमारे पास x कंपोनेंट नहीं आ रहा। तो उसका x कंपोनेंट हमारे पास जीरो है। अब यहाँ से ये D1 और ये D2 की वैल्यू आपके पास आ गई है उसके x और y कंपोनेंट की।
तो आप सम करेंगे तो आपके पास इनके रिजल्टेंट की x और y कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। 80 को आप 0 प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट की x कंपोनेंट की वैल्यू, और जब आप 193 को 100 से प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट की y कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आइडेंटिफाई हो गया है, तो उसके x और y कंपोनेंट आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है, अब आपने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने एज अ राइट एंगल ट्राइंगल लेते हुए इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ताकि आप इन दोनों रिजल्टेंट के वेक्टर्स की वैल्यू, कंपोनेंट की वैल्यू को सम अप कर सके और उसकी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 304 किलोमीटर, 304 किलोमीटर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद, चूंकि आपके पास ये इसका रिजल्टेंट, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं रिजल्टेंट के, तो जब आप उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए से, तो आपको देख रहे हैं कि आपके पास ये एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर का जब आपने मैग्नीट्यूड 304 निकाल लिया, तो अब आप इसकी डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करेंगे। उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आप tan थीटा का फंक्शन यूटिलाइज करेंगे, जिसमें आप जो है उसके x और y कंपोनेंट दोनों को यूज करते हुए tan थीटा में से थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। 304 किलोमीटर इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है। इसके बाद आपके पास जो है वो 74 डिग्री में 74.7 डिग्री जो है ये आपके पास डायरेक्शन आ गया है इसके रिजल्टेंट का। यहां तक किसी के बच्चे का कोई क्वेश्चन है? कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? एवरीवन इज क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये आपने अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को रिजॉल्व किया। इसमें आपको ये तरीकाकार बहुत आसान लगा। इसमें एक्सपेरिमेंट में आप जो है वो ये चीजें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी बेसिस पे आपके लिए एक असाइनमेंट है छोटी सी, जो कि एट द एंड आप सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप रिव्यू कर लें एंड आफ्टर दैट आप अपनी असाइनमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। और आज तक की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। फिर ये जो 4 चीजें आपके सामने आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि आपने उनको वेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप उसकी डायरेक्शन और वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड वगैरह को ले लेंगे, तो उसके बाद फिर आप उसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करेंगे कि उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे। उसके एक्स और वाई कंपोनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हो सकता है इनमें से कोई एक कंपोनेंट बने, दूसरा कंपोनेंट ना बने। इस तरह हमारे पास सेकेंड वेक्टर है D2। तो आप उसको बनाने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, उनकी वैल्यूज, उनके मैग्नीट्यूड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कंपोनेंट्स की।